नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस केमिस्ट्री चैनल पर। जैसे कि प्रीवियस में हम लोग दो टॉपिक ऑलरेडी कंसंट्रेशन टर्म में, जैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें भी हम लोग कुछ डिस्कस कर चुके हैं। वो है परसेंट ऑफ W/W। दूसरा परसेंट ऑफ W/W का होता है वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब आप यहाँ पे सोचो कि वेट ऑफ द सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है कि एक ही कंसंट्रेशन टर्म ऐसा है जहाँ पे सॉल्वेंट आता है, जिसका नाम है मोलैलिटी। मोलैलिटी दैट मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो हम ऑलरेडी इसको टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर पे आप जा करके इसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए, हम आगे क्या करने वाले हैं। चलिए, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ये है कि रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो टर्म ये है कि रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। आइए बात करते हैं। अगर हम रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन की बात करें, देखिए समझिएगा जरा आप कि अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, लिखिएगा क्वेश्चन साथ में, A solution is prepared by glucose plus water. A solution is prepared by glucose plus water। मतलब एक सॉल्यूशन हमको बनाना है जिसमें हम क्या लेंगे, ग्लूकोज और वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर, इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 0.1, जिसमें आपको ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है, 0.1। देन फाइंड आउट मोलैलिटी। क्या? मोलैलिटी। देन फाइंड आउट मोलैलिटी। मतलब आपको जो पता करना वो ये है कि आपको देखो, आपको दिया हुआ है कि सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय ग्लूकोज प्लस वाटर in which mole fraction of glucose is 0.1, then find out molality। मतलब आपको क्या पता करना है, वो पता करना है मोलैलिटी। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर हमको दिया है, देखो अगर हम बात करें आपसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ किस चीज़ को दिया आपको, आइए बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज। इसको हम डिनोट करते हैं जी से। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज दिया है, इसका मतलब क्या होगा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल मोल एनपी। ठीक है, जब ऐसी बात आएगी, ऐसे टर्म्स आएंगे, तो आपको टोटल मोल कितने लेके चलने हैं, 1। दैट मींस टोटल मोल मतलब दोनों मोल्स के टर्म कितने होंगे, 0। ये तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, 0.1 का मतलब ये है मोल फ्रैक्शन का मतलब कि टोटल अगर मोल 1 है तो ग्लूकोज के कितने मोल होंगे, 0.1 डिवाइड बाई 1, दिस विल बी इक्वल टू 0.1। मतलब आपके जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज दिया, कितना दिया आपको, 0.1। इसका मतलब ये है कि 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज है, तो टोटल मोल कितने हैं, 1 मोल। सही, अगर टोटल मोल 1 है, ग्लूकोज के मोल कितने हैं, ग्लूकोज के मोल है 0.1, टोटल मोल है 1, ग्लूकोज के मोल है 0.1। तो जरा बताइएगा टोटल मोल का मतलब क्या होगा, Nt इक्वल टू हो जाएगा Ng प्लस सोल्यूशन, दैट मीन्स NH2 होगा। Ng कितना दिया हुआ है आपको, Ng दिया हुआ है ऑलरेडी कितना है, 0.1, दैट मीन्स टोटल मोल है 1, Ng हो गया 0.1 प्लस NH2 वाटर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का जो मोल आ गया कितना आ गया, वो
0.9। तो बात समझ आती है, मतलब सॉल्वेंट का मोल आपका कितना आ गया 0.9। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ से आपको वेट निकालना हो तो क्या होगा? देखो मोल्स इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। देखो मॉलिक्यूलर वेट वाटर कितना होता है? 18 का 9 में मल्टीप्लाई कर दो, वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। देखो वेट ऑफ वाटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.9 इंटू 18। बोलो बात समझ आती है? बोलो। तो वेट ऑफ वाटर मतलब आपको सॉल्वेंट का वेट मिल गया, आपको सोल्यूट का वेट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सोल्यूट के मोल कितने हैं? 0.1। मोल फ्रैक्शन है, अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो आपको टोटल मोल 1 लेके चलना है। आपको यहाँ से आपको सोल्यूट के मोल कितने हैं? 0.1। देखो कितने हैं? 0.1। क्या होगा यहाँ से? 0.1 है, ठीक है। किसके मोल? मोल्स ऑफ ग्लूकोज। देखिए क्या होगा? मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो आइए अगर हम बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी देखो क्या हो जाएगी? m इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.1 अपॉन सॉल्वेंट का मोलर मास, मतलब सॉल्वेंट का मास जो है वो लेना है आपको। वो कितना है? 0.9 इंटू 80। ये हो गया। और साथ में आपको कितना मल्टीप्लाई करना है? 1000। ये देखिए मोलैरिटी आपके 0.1 इंटू 1000 अपॉन 0.9 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा अगर मैं इसी चीज को ऐसा लिखूं, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू, ये क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट एस, या ऐसा बोल दो आप, आपको तो मोल फ्रैक्शन दिया था ना, तो ये क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट मीन्स एक्स एस इंटू 1000। और ये जो वैल्यू है 0.9, ये क्या है? 1 माइनस एक्स एस है इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इंपॉर्टेंट, मतलब मोलैरिटी का जो फॉर्मूला आया मोल फ्रैक्शन के टर्म में, अगर मोलैरिटी आप निकाल रहे हो तो आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बोलो बात समझ आती है? चलिए अगर आपको ये बात समझ में आती है तो इस टर्म को हम, आप ये फॉर्मूला मत याद रखो, आप इस क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट बैठ जाए। जब आपको ऐसे क्वेश्चन दे तो आप ऐसे डायरेक्ट अप्लाई करें, ना कि आप इस फॉर्मूले को याद रखें। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो आप अगर फॉर्मूला याद रखते हो तो अच्छा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम है कितने फॉर्मूला माइंड में सेट बना के रखें। चलिए ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अपना फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म है ppm। ppm दैट मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, वो भी है W/W। क्या होगा? देखिए W/W है, देखो आप इसको किससे लिख सकते हो? W इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल बात समझ आती है? जी हाँ बिल्कुल बात समझ आती है। और पार्ट्स पर मिलियन है तो मल्टीप्लाई कर दो 10⁶ से, एक नहीं बात। मतलब अगर आपको ppm में वेट W/W निकालना है तो आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा आपको देखो, अगर जैसे आपको कहीं नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, जो आप ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हो, अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स की, इफ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स, इसके कई मेथड होते हैं निकालने के। पहला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 इक्वल टू, ठीक है। दूसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय Na, जैसे n अपॉन Na। Na क्या होता है? इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, and this will be equal to 6.02 into 10⁻20।
मतलब एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.02 इंटू 10⁻³ एंड नंबर ऑफ मोल्स एन पता करने के ये आपके 3 बेस्ट मेथड होते हैं जो हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकते हो और ये पार्ट्स पर मिलियन और ये आपका रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म को खत्म किया। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, क्वेश्चन में दे रहा हूं 6.02, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल ऑफ CO2। 6.022 into 10⁻23 particle of CO2 gas is given then अगर आपको इतने पार्टिकल दिया है देन बताइए नंबर ऑफ, क्या क्या बताना है आपको, देखिए n बताना है नंबर ऑफ मोल्स, आपको बताना है वेट, ठीक है, और आपको बताना है वॉल्यूम। इतनी चीजें बतानी है। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है ना, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, n/Na कर दो। देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन Na। ठीक है, Na क्या है, Na की वैल्यू जो है वो कितनी, 6.02 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आ जाएगी, टोटल 1 मोल, अप्रॉक्स 1 मोल आ जाएंगे। 1 मोल आ गया। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसको हम लिख सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम अपॉन 22.4। देखिए पहले हम इस वाले फॉर्मूले थे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, तो देखो वेट आपका आ जाएगा 1 इंटू 44 ग्राम, पहली चीज, ठीक है। और दूसरा जो आपका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एन, 1 मोल है 22.4 लीटर है, देखो ये कितना आ जाएगा 22.4। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि मतलब आपको वेट निकाल लो और वॉल्यूम निकाल लो। आपको हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो सकता है आपको वेट दिया हो, आपसे कुछ और पूछ ले, तो जो भी पूछ ले कोई एक चीज दिया होगा और कुछ आपको पूछेगा तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम आगे अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन टर्म को खत्म किया। एक क्वेश्चन करिएगा, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 plus water is prepared by किसी के द्वारा होगा, then find out normality and state। आपको क्वेश्चन दिया है कि a molar solution of H2SO4 plus water is prepared, then find out normality and strength of the solution।
इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसकी जो मोलरिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1। अच्छा, अगर मोलरिटी 1 हो गई तो आपको मोलरिटी पता है, आपको पता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अच्छा, H2SO4 है तो ऐसा एसिड है कि जो तो 2H प्लस दे सकता है। अच्छा, जब आपको रिएक्शन ना दिया हो तो मैक्सिमम जितने H प्लस दे सकता है वो इसका एन फैक्टर होगा। तो देखो नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा आपका मोलरिटी 1 नॉर्मेलिटी एन फैक्टर 2। तो नॉर्मेलिटी आपकी कितनी आ जाएगी 2, मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो 2 नॉर्मल सॉल्यूशन है। मतलब नॉर्मेलिटी का मतलब जो सिंबल होता है वो होता है नॉर्मल। तो क्या बनेगा आपका नॉर्मेलिटी वैल्यू इक्वल टू 2 नॉर्मल सॉल्यूशन। अच्छा, अगर स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी m इंटू एम नॉट। याद करो मोलर मास। चलिए, मोलर मास किसका, सोल्यूट का। आइए, तो मोलरिटी आपकी कितनी है 1 है, और एम नॉट H2SO4 का कितना होता है, हाइड्रोजन 1 2 हो जाएगा, सल्फर 32, ऑक्सीजन 64 प्लस 32 कितना 96 प्लस 2 98 तो 98। तो जो आपको स्ट्रेंथ मिला वो कितना मिला 98 क्या, ये आपका नॉर्मल आया था। तो इसका क्या होगा, देखो मोलरिटी क्या होता है, मोलर मास किसमें होता है, ग्राम में, मोलर ग्राम बोल सकते हो आप, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपका मोलर, इतने मोलर ग्राम आपका ये आया 98 मोलर ग्राम। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर हम करें, देखिए क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि मतलब आपको कोई एक टर्म दे देगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का और आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट निकालना होता है। देखिए उसमें क्या होता है कि उस टर्म को समझने के लिए देखो हमें क्वेश्चन करते हैं, तो फिर बहुत अच्छे तरीके से हम करते हैं, इधर ही हमें करना पड़ेगा, वो हो सकता है आप उधर भी उसे सॉल्व करने के लिए जाएँ। तो क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन 2m क्या 2m यूरिया प्लस 2m यूरिया प्लस वाटर, 2m यूरिया प्लस वाटर, मतलब एक आपका 2 मोलर का सॉल्यूशन है जिसमें यूरिया है और वाटर है। 2m यूरिया प्लस वाटर इज प्रिपेयर्ड ठीक है, मतलब 2m का सॉल्यूशन बनता है यूरिया और वाटर का। आपसे कहता है एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, देखिए आपका कह रहा है एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज कितना है, जरा वो पता कीजिए। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सीसी, 1.2 ग्राम पर सीसी। देखिए पर सीसी का मतलब 1 सीसी का मतलब 1 ml होता है, दैट मीन्स ग्राम पर ml। 1 सीसी का मतलब आप जान लो 1 सीसी विल बी इक्वल टू 1 ml। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml, पर सीसी का मतलब इतने ग्राम पर सीसी है। देन फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए एक आपको दिया है टेम्परेचर डिपेंडेंट द मोलैलिटी, और आपसे जो पूछा है वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म से होता है, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट दिया है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आपसे पूछा है, और बीच में आपको जो दिया हुआ है वो क्या है, डेंसिटी। जब आपको डेंसिटी दिया है तो फिर आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है। आप क्या करो, पहले एक ऐसा कॉलम बना लो, कॉलम ऐसा करो आप किसका बना लो, सोल्यूट का, क्योंकि आपको सबकी जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा आप बना लो किसका, सॉल्वेंट का। तीसरा आप बना लो किसका, सॉल्यूशन का। ऐसे आप 3 कॉलम बना लो, बना लिया। चलिए अब कुछ इन्फॉर्मेशन जो दी होती है वो हमको यहाँ पे हम गिवन दी होती है, हम यहाँ लिखते हैं।
2m का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। दैट मीन्स 2 moles ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर मैं कहूं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं 2 मोल, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं 2, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया आपको 1 लीटर। देखो ऐसे आप नहीं करोगे तो बहुत कंफ्यूज रहोगे, आपको फार्मूले याद करना पड़ेगा मोलारिटी मोलारिटी के टर्म में। ठीक है, अब आपको क्या पता करना है, फिर आपको कहना है इज प्रिपेयर एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.2 ग्राम पर ml। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ml, हो गया। चलिए, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन आपको दिया कितना 1.2 ग्राम पर ml। अच्छा आप बताओ डेंसिटी से क्या आपको वॉल्यूम दिया, डेंसिटी दिया है, तो आप क्या पता कर सकते हो, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, होता है नहीं होता बोलो। तो आप यहां से सॉल्यूशन का मास पता कर सकते हो, वो क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml, वॉल्यूम है 1000 ml, तो मास आपका आ जाएगा m इक्वल टू 1.2 इंटू 1000 1200 ग्राम। तब जो आपका मास आया वो कितना है 1200 ग्राम, दैट मीन्स 1.2 kg। चाहो तो आप केजी में लो या फिर आप ग्राम में लो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना मिल गया 1.2 kg। आइए देखिए और कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, मोलरिटी गिवन है, मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन है। अच्छा यहाँ से एक चीज आपको पता है कि मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कितना होता है, मोलिकुलर मास यूरिया है, फॉर्मूला होता है NH2 CO NH2। ठीक है, नाइट्रोजन 28 टू 30 32 प्लस 12 44 प्लस 16 इक्वल कितना है 60। तो जो यूरिया का मोलर मास होता है वो कितना होता है 60। यहाँ आप लिख दो कितना आ गया 60, मोलर मास कितना आ गया 60। मोल्स ऑफ सोल्यूट आपका है 2 और मोलर मास कितना है 60। अच्छा बताइए अगर आपसे अब मैं पूछूं कि आपको ये क्या मिल गया, वॉल्यूम भी पता है आपको, तो आपको मोलैरिटी भी पता है। देखो आप क्या चीज और पता कर सकते हो, आप यहाँ से वेट पता कर सकते हो। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी के लिए हमको क्या चाहिए, सॉल्वेंट का वेट चाहिए। अच्छा अगर सॉल्वेंट का वेट कहाँ से मिलेगा, जब हमको सॉल्यूशन का वेट तो पता है 1200 ग्राम, अगर को सोल्यूट का वेट पता चल जाए बस, सॉल्वेंट का वेट तो पता करना पड़ेगा ना। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के वेट के लिए सॉल्यूशन के वेट से सोल्यूट का वेट माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके आपका सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके आपका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अगर आपको सॉल्यूशन का वेट पता है, सोल्यूट का पता चल जाए, तो सॉल्यूशन से सोल्यूट को माइनस कर दो तो सॉल्वेंट का वेट पता चल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, वेट आपका कितना हो जाएगा, वेट आपका हो जाएगा मोल्स है मोलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है मोल्स, तो मोल्स n इंटू एम नॉट हो जाएगा। n कितना है 2, m नॉट कितना है 60, दैट विल इक्वल टू 120। तब जो वेट ऑफ सोल्यूट आया वो कितना आया 120 ग्राम। अच्छा एक चीज, अगर आपको वेट ऑफ सोल्यूट 120 ग्राम मिला तो सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू 1200 माइनस 120, दिस विल बी इक्वल टू 1080 ग्राम, मतलब 1080 ग्राम आ गया। अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको सीधा क्या पता करना है, मोलैरिटी। तो देखो मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट मींस 2 अपॉन मोल्स होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट 1080 इंटू 1000। क्यों, क्योंकि 1000 इसलिए क्योंकि आपने जो मास लिया किसमें लिया, ग्राम में, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 200 अपॉन 108, दैट मीन्स 100 अपॉन 54, ये आपका 0.45 समथिंग के आसपास आ जाएगा। तो ऐसे जब आपको कोई एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म दिया हो, तो ऐसे आप ऐसे ही कीजिए, सोल्यूट का कॉलम बनाइए, सॉल्वेंट का कॉलम बनाइए और सॉल्यूशन का बनाइए, और उसके बाद इसे पूरा स्टार्ट कीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है।
अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये आप करिएगा और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेज। आपको सॉल्यूशन मैं पढ़ा रहा हूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें अकॉर्डिंग टू फेज, फेज के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं ये हम देखते हैं। देखिए अब क्या करते हैं हम बताते हैं आपको। देखिए जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। मतलब हम बारी बारी से सॉल्यूट के फेज को चेंज करेंगे और सॉल्वेंट के फेज को चेंज करेंगे और फिर सॉल्यूशन बनाएंगे। मतलब सॉल्यूशन फेज डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट फेज, ये बात आप नोट कर लो। सॉल्यूशन फेज, सॉल्यूशन फेज डिपेंड on the solvent phase। मतलब यह है कि सॉल्वेंट के फेज पे ही सॉल्यूशन का फेज डिपेंड करेगा। मतलब यह नहीं कि आप सॉल्यूट को बहुत लार्ज एक्सेस में ले लो और बोल दो कि यह सॉल्यूशन का फेज होगा, नहीं, जो फेज सॉल्वेंट का होता है उसी पे आपका सॉल्यूशन का फेज डिपेंड करता है। चलिए तो अगर हम टोटल 9 काइंड के होते हैं, अगर मैं बोलूं ये हमारा कॉलम है सॉल्यूट का, ठीक, और ये कॉलम है हमारा सॉल्वेंट का, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, और साथ में हम लेते हैं सॉल्यूशन, और इसके साथ में हम लेते हैं एग्जांपल। चलिए अच्छा, अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो सबसे पहले देखो क्या ले सकते हैं हम, सॉलिड, सॉलिड, सॉल्वेंट, क्या सॉलिड, सॉलिड पे मिलाया है हमने तो सॉल्यूशन कैसा होगा, फेज सॉल्वेंट का क्या है सॉलिड, तो ये होगा सॉलिड, सॉल्यूशन का फेज क्या होगा सॉलिड। एग्जांपल, एग्जांपल आप बहुत अच्छे से जानते हो, कॉपर प्लस Zn, मतलब जैसे कॉपर को जिंक के ऊपर जो कराया जाता है, जैसे ब्रॉस जो बनता है आपका वो ब्रॉस, कॉपर प्लस Zn। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है ब्रॉस, एक होता है ब्रॉन्ज, ब्रॉस और ब्रॉन्ज। देखो ब्रास और दूसरा होता है ब्रॉन्ज, नाम में सिर्फ एक डिफरेंस है, ब्रॉस और ब्रॉन्ज, दोनों में कॉपर होता है, दोनों में कॉपर होता है। लेकिन आप याद रखो यहां Z आया है ना, तो यहां ब्रॉन्ज हो जाएगा आपका Zn हो जाएगा, सॉरी Zn नहीं, यहां आपका कॉपर प्लस Sn होगा, और ये आपका कॉपर प्लस Zn। मतलब अगर S आया है तो Sn नहीं आएगा, Z आया है तो Zn नहीं आएगा, कॉपर प्लस Sn है तो ब्रॉन्ज है, और कॉपर प्लस Zn है तो ब्रॉस है। ठीक है, पहला एग्जांपल मतलब पहला सॉल्यूट हमने देखा। दूसरे टाइप का सॉल्यूशन देखते हैं। अभी हम सॉल्यूट को क्या कर रहे हैं, मतलब फिक्स रख रहे हैं, सिर्फ हम सॉल्वेंट को सॉल्यूट को चेंज कर रहे हैं, सॉल्वेंट को फिक्स रख रहे हैं। देखो ये क्या होगा लिक्विड, ये होगा लिक्विड, सॉल्वेंट क्या है आपका सॉलिड, सॉल्वेंट क्या है सॉलिड। मतलब लिक्विड से आप क्या बना रहे हो सॉलिड बना रहे हो। आ जाओ, लिक्विड से आप सॉलिड बना रहे हो तो सॉल्यूशन देखो क्या होगा, सॉल्यूशन भी आपका कैसा होगा सॉलिड होगा, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। एग्जांपल क्या है बताइए, एग्जांपल है Hg प्लस कॉपर, मतलब Hg पर Hg का किसी भी मेटल के साथ बना हुआ अमलगम, तो Hg प्लस कॉपर, किसी भी मेटल, मतलब लिक्विड मेटल होता है Hg और कॉपर सॉलिड होता है, इसके साथ बना हुआ अमलगम। थर्ड है आपका गैस और ये है सॉलिड। सॉल्यूशन तो आपका क्या रहेगा सॉलिड ही रहेगा, सॉलिड ही रहेगा। बताइए इसका एग्जांपल बताइए, सोचिए जरा, दिमाग में जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन गैस होती है, पैलेडियम के ऊपर एब्जॉर्ब कराई जाती है, एड्जॉर्ब कराई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस को जब पैलेडियम के ऊपर एड्जॉर्ब कराते हैं तब ये बनता है। ये पहला टाइप हमने फिनिश किया। पहले में हमने क्या फिक्स रखा है सॉलिड फेज रखा है। अच्छा अगर हम बात करें फोर्थ की, अगर हमने सॉल्यूट को क्या किया सॉलिड रखा है,
अभी हमने अपना सॉल्वेंट चेंज कर दिया, वो है लिक्विड। ठीक है, अगर ये सॉलिड है ये लिक्विड है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? लिक्विड। सॉल्यूशन कैसा होगा? लिक्विड होगा। अच्छा, सॉलिड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड लिक्विड। तो देखिए अगर सॉलिड को लिक्विड में मिला तो इसका एग्जांपल बताइए, सॉलिड को लिक्विड में मिलाना आप सभी जानते हो, शुगर सिरप, शुगर सिरप, शुगर प्लस वाटर, बेस्ट एग्जांपल है आपका ये, जो आप शरबत पीते हो, रस, शरबत रस जो भी आप बोलते हो। फिफ्थ है आपका लिक्विड लिक्विड। तो लिक्विड लिक्विड होता है, इसका जो बनता है वो लिक्विड होता है। लिक्विड लिक्विड का क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? देखो लिक्विड लिक्विड में आप बताओ, दूध और पानी, मिल्क प्लस वाटर, या एथेनॉल प्लस वाटर, एथेनॉल प्लस। अच्छा, इसके बाद अगर हम 6 बात करें, 6 लिक्विड, ओ सॉरी गैस होगा अभी, गैस। अब बताइए आप क्या होगा? अभी हम गैस को लिक्विड पे एब्जॉर्ब करा रहे हैं, तो हमारा सॉल्वेंट का फेज लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? लिक्विड। एग्जांपल बताइए कि आप गैस को लिक्विड में एब्जॉर्ब करा रहे हो, आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो वो, मतलब CO2 प्लस वाटर, जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो भी इसी चीज का मिक्सचर होती है। ठीक है, 7th पार्ट पे आइए हम बात करते हैं, 7th पार्ट। ठीक है, 7th पार्ट क्या है कि अगर हम सॉलिड को हम गैस पे मिक्स कराएं, सॉलिड को हम किस पे मिक्स कराएं? गैस पे। आइए, सॉलिड को गैस पे मिक्स कराने का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आपका कैम्फर। क्या होता है? कैम्फर। इसकी स्टेट क्या होगी? गैस होगी। अच्छा, सॉलिड का गैस में एक और एग्जांपल होता है, वो क्या होता है? कभी आपने ईंट देखा है, ब्रिक्स जो होती है, कभी कभी देखो क्या होता है कि कुछ ब्रिक्स अपनी नॉर्मल साइज से अलग हो जाती है, तो क्या होता है कि जब ब्रिक्स में गैस एक्सेस आ जाती है तो वो अपनी नॉर्मल साइज से अलग हो जाती है, तो उस तरह के एग्जांपल को भी हम बोलते हैं क्या? ये सॉल्यूशन होता है, उसका गैस फेज होता है सॉल्यूशन। तो मतलब ऐसे आप देख लो, सॉलिड का गैस में ये गैस होगा। अच्छा, लिक्विड का गैस में देखो, लिक्विड गैस बनेगा क्या आपका? गैस। लिक्विड का गैस पर क्या बनेगा? आपका गैस बनेगा। आइए, अगर लिक्विड का गैस पर गैस बनेगा तो इसका एग्जांपल क्या होगा? मतलब आप लिक्विड को गैस में डिसॉल्व कर रहे हो, लिक्विड को गैस में डिसॉल्व कर, जैसे एटमॉस्फेयर में आपके वाटर होता है वो एयर में घुल जाता है, तो जैसे ह्यूमिडिटी जो आपकी होती है, अच्छा अगर हम 9th एग्जांपल की बात करें, हमारा क्या हो रहा है? लिक्विड गैस को गैस में एब्जॉर्ब करा रहे हैं। बताइए, गैस को गैस में कराएंगे, बनेगा गैस। एग्जांपल आपको बताना है, नाइट्रोजन प्लस वाटर दैट्स एयर। तो यहाँ पे हमने क्या खत्म किया? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेज। सॉल्यूशन फेज डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट फेज, मतलब सॉल्वेंट का जो फेज होगा वही आपका सॉल्यूशन का फेज बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से हम राउल्स लॉ और कुछ इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस कीजिए एनसीईआरटी से, जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।